Hi everyone, hello. My name is Anshul Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। बट उससे पहले लेट्स एड्रेस समथिंग दैट यू आर नोटिसिंग कि भैया वीडियो कहाँ है। वो वीडियो इसलिए नहीं है बिकॉज आई एम पैकिंग कॉन्स्टेंटली और मैंने गलती से अपने कैमरा स्टैंड को ऑलरेडी पैक कर दिया है बहुत बुरी तरह से और वो कहीं किसी बैग में है, तो फिर टेक्निकली मैं वीडियो नहीं बना पाती आज। बट यार मुझे लगा कि चलो ट्रैवल करने से पहले एक बार वीडियो तो बना ही दे, तुम लोग वेट ना कर रहे हो कि थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, रिडॉक्स कंटिन्यू कर लेते हैं वरना फ्लो टूट जाता है ना फिर ऐसे। तो मैंने कहा चलो बात ही कर लेते हैं। तो रिडॉक्स में एक बार फटाक से रिकॉल कर लेते हैं कि अपन लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या पता है, क्योंकि आज हमने सीखनी है बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग सीखने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी थोड़ी ढंग से आ जाए तो बढ़िया चलती है ज़िंदगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ये पढ़ा है कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट ना ये गेम होती है कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पॉजिटिव की तरफ जाए, मतलब जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरफ को जा रही है तो इसका मतलब वो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। और बेटा जी जब जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो सामने वाले को क्या करती है, सामने वाले को रिड्यूस करती है। और अगर सामने वाले को रिड्यूस ही कर दिया तो वो कौन सा एजेंट हुआ, वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। दूसरी चीज जो हमने बात करी थी वो ये है कि अगर ऐसे ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, ये नेगेटिव है, सॉरी, अगर ये नेगेटिव है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव हो रही है, लेस पॉजिटिव हो रही है, मोर नेगेटिव साइड जा रही है, तो हम कहते हैं कि वो चीज रिड्यूस हो रही है। और बेटा अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो वो क्या करती है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती है। और अगर कोई चीज सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता है। ये बात हमें समझ आ चुकी है पिछली दो वीडियोस में, और हमने इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करे हैं, कैलकुलेट करना सिखाया है, सब कुछ हो गया है। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, जिससे रिलेटेड सवाल आते हैं। और अगर बैलेंसिंग आ गई तो टाइट्रेशंस आ जाएंगे, और रिडॉक्स टाइट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो मेरी बात समझो ध्यान से। एन फैक्टर हमने पढ़ा था जब मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, याद है? तब मैंने बोला था कि एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शंस का बहुत अलग टाइप का होता है। तो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर की बात करूं तो कुछ चीजें कि ये रिडॉक्स बैलेंसिंग में काम आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, पर इसको पढ़ते इसलिए हैं ताकि हमारी बैलेंसिंग ईजी हो जाए। ठीक। एन फैक्टर के बारे में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम निकालना सीख चुके हैं पिछली वीडियो में कि चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बदल रही है और कैसे पता चलेगा कि वो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस, इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है याद है? एटॉमिसिटी होता है, एटॉमिसिटी कि मतलब एक मॉलिक्यूल या आयन जिसकी भी बात कर रहे हो, आयन में उस चीज के कितने एटम्स हैं। जैसे 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 समझाती हूँ, सुनो। जैसे H2SO4 की अगर मैं बात करूं तो H2SO4 में ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हुई 4। गेम समझ आ गई? ठीक है। तो जो हम एन फैक्टर निकालते हैं वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। और एन फैक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसको पर मोल देखा जाता है। मतलब अगर मैं 2KMnO4 2 वॉट एवर लिखूं तो मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंसिंग बुलेंसिंग की जरूरत नहीं है, मैं एक मोल के अकॉर्डिंग एन फैक्टर खेलती हूँ। और एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। ठीक, पर मोल देखते हैं। अच्छा, एक और सुपर इंपॉर्टेंट बात, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ना बैलेंसिंग में गलतियां होती है या टाइट्रेशन में गलतियां होती है। सुनो, जिसकी बात करूंगी मैं उसका एन फैक्टर सोचना है, समझना इस बात को। जिसकी बात करूं मैं उसका एन फैक्टर सोचना है, जिसकी बात उसका एन फैक्टर। गेम समझ आई? ठीक है।
अब देखो सिखाती हूँ इस चीज को। जैसे मेरे सामने कुछ हाफ रिएक्शंस है, मैंने पूरा रिडॉक्स रिएक्शन अभी लिखा ही नहीं, मैं तुम्हें बैलेंसिंग तक लेके नहीं जा रही। मैं पहले तुम्हें प्रो करूंगी एन फैक्टर निकालने में, तुम प्रो हो जाओगे एन फैक्टर निकालने में, बैलेंसिंग एकदम चुटकियों में सीख जाओगे। ठीक है, सुनो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि इस रिएक्शन में, ये जो हाफ रिएक्शन है तुम्हारी आंखों के सामने, इसमें एन फैक्टर MnO4 माइनस का कितना है, पर मैंगनेट आयन का कितना है, तो जिसकी बात हो रही है उस पे जरूर फोकस करना, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं, सॉरी आई होप आवाज आई होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7 आएगी। तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। मोनोटॉमिक आयन्स में जो चार्ज ऑन आयन होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो राइट हैंड साइड पे हमारी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, +7 से +2 जा रहा है, क्या लगता है रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये नंबर लाइन, ये 0, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव की तरफ जाए, कम पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा हो तो चीजें ऑक्सीडाइज होती है। ज्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव होता जाए या ज्यादा पॉजिटिव से नेगेटिव होता जाए तो चीजें रिड्यूस होती हैं। तो ये +7 से +2 जा रहा है, मतलब इसको रिडक्शन हो रहा है। कोई और चीज हो रही होगी पक्का ऑक्सीडाइज, मैं बस हाफ रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से 2, 5 का चेंज, इनटू एटॉमिसिटी, जिसकी बात कर रही हूं उसमें देखो एटॉमिसिटी कितनी है, 1। तो एन फैक्टर हो गया कि MnO4 माइनस आयन का 1। यहीं पे अगर मैं एन फैक्टर ऑफ Mn2 प्लस पूछूं मेरे बच्चों, तो चेंज तो अभी भी 5 का है, एटॉमिसिटी अभी भी 1 है। ठीक है, जिसकी बात कर रही हूं उसके बारे में सोचना है। सिमिलरली सेकेंड केस में यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस जा रहा है, हाफ रिएक्शन है, सामने कुछ और भी रिएक्शन चल रहा होगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो +6 आएगी, कर लो, 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, देखो इज इक्वल टू 2 माइनस, देखो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x सॉल्व करोगे तो +6 आएगा। यहाँ क्रोमियम किस में है, यहाँ क्रोमियम +3 में है, +6 से +3 जा रहा है, ज्यादा पॉजिटिव से कम की तरफ जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एन फैक्टर ऑफ, ध्यान से देखना, Cr2O7 2 माइनस कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से 3, तो 3 का चेंज, एटॉमिसिटी इसमें, इस आयन में 2 क्रोमियम है तो इसका एन फैक्टर हो गया 6। वहीं पे अगर मैं एन फैक्टर ऑफ Cr3 प्लस की बात करूं तो चेंज तो अभी भी 3 का है, लेकिन एटॉमिसिटी कितनी है, 1, एन फैक्टर 3। सेम रिएक्शन में दो चीजें जो इन्वॉल्व है उनका एन फैक्टर अलग आया है और आएगा भी, तभी मैं बोल रही हूँ जिसकी बात उसका एन फैक्टर, जिसकी बात उसका एन फैक्टर। ये दोनों ट्राई करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले में इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर निकालो, राइट हैंड साइड में भी यहाँ एन फैक्टर और यहाँ एन फैक्टर निकालो। हाफ रिएक्शन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ, फिर मैं तो करा ही रही हूँ यार, ट्राई तो करो। अब P4 में देखो, P4 में ये एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। यहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है तो फॉस्फोरस का -3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से नेगेटिव जा रहा है, रिडक्शन है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 मत लिखना, बड़े में से छोटा ही माइनस करना हमेशा। तो अगर मैं एन फैक्टर P4 बोलूं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का, एटॉमिसिटी कितनी है, ये 4 दिख रहा है, एन फैक्टर आ गया इसका 12। यहां एन फैक्टर निकालूं तो इस रिएक्शन के लिए PH3 का एन फैक्टर, हर रिएक्शन में चीजों का एन फैक्टर अलग भी आ सकता है,
तो तुम्हें हर रिएक्शन में निकालना पड़ेगा, कोई रट्टे मारने का पॉइंट नहीं है। PH3 का अगर मैं निकालू चेंज इतना, एटॉमिसिटी 1, देख लो अलग आ रहा है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे फंसना मत, एल्यूमिनियम +3 में होता है तो +3 इंटू 2 प्लस ये 3 मत भूलना, भूले तो नहीं, 3 इंटू कार्बन का मुझे पता नहीं है तो 2x प्लस 3 इंटू -2, 3 ऑक्सीजन -2, और ओवरऑल 3 क्यों लिखा है मैंने ये, क्योंकि ये C2O3 क्यों लिखा है मैंने, C2O4 है ये, सॉरी, कोई बात नहीं यार, इंसान ही हूँ मैं, लगती है थोड़ी देवी टाइप पर हूँ इंसान ही। ऑक्सिलेट आयन है ये, COO- होती है ये, ठीक है। तो ये ऐसी 3 आयन्स है, तो ये तो गलत ही आया होगा तुम्हारा। हाँ तो आ गया तो क्या हो गया, सीख ही तो रहे हो। 4 इंटू -2, ठीक है जी, इसीलिए 3 लिखा है बाहर। ये आ गया इज इक्वल टू 0, तो 6 प्लस इसको अंदर ले गई 6x माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 आएगा। तो मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये जो कार्बन है मेरे बच्चे, ये जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई होगी। अब ये +3 से +4 जा रहा है, n फैक्टर ऑफ C2O4 2- लिख दो, या चलो पूरा ही लिखना चाहिए वैसे तो, जिसकी बात हो रही है Al2C2O4 होल थ्राइस, क्या आ रहा है इसके n फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, एटॉमिसिटी ध्यान से देखना भाई, कार्बन जिसकी बात उसकी एटॉमिसिटी, ये कार्बन तुम्हें 2 दिख रहा है लेकिन भाई ये 3 मत भूलना, टोटल कार्बन 6 है इसमें, ये 3C2O4 2- है, यही गड़बड़ होती है पेपर में, 6 कार्बन है टोटल, एन फैक्टर हो गया 6। वहीं पे अगर इसका एन फैक्टर देखें, इसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का एन फैक्टर देखो, चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 1, एन फैक्टर 1, ठीक है। नेक्स्ट H2O से H2O2, सॉरी H2O से O2 साथ में करते हैं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में, यहाँ पे 0 में, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है उसी की बात करते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ H2O इन दिस रिएक्शन कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, एटॉमिसिटी 1, एक ऑक्सीजन है ना बेटा। यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ O2 कितना होगा, चेंज तो 2 का ही है, एटॉमिसिटी 2 ऑक्सीजन एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, एन फैक्टर 4, ठीक। अब यहाँ एन फैक्टर निकालना है, तो आप सोचो किसमें चेंजेस आ रहे हैं, कौन बदल रहा है, सल्फर, सल्फर दिख रहा है, सल्फर को ऑक्सीजन मिला तो ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा, दिख रहा है, देखो झूठ नहीं है कुछ। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आयरन +2 में होता है, सल्फर -1 में होता है। यहाँ सल्फर निकालेंगे तो ये -4 ही आ जाएगा, +4 में ये आ जाएगा -2 में ऑक्सीजन। चेंज कहाँ से क्या हो रहा है, -1 से +4। बाकी चीजें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैं हाफ रिएक्शन लिख रही हूँ, मैं सिर्फ उस पार्ट को लिख रही हूँ जिसमें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है बाकी चीजों में क्या हो रहा है, मैं तो एन फैक्टर निकालना सिखा रही हूँ। तो चेंज कितने का है, चेंज कितने का है, आंसर 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, क्या आंसर है, चेंज कितने का है। अगर तुम्हारा आंसर 3 है तो ये गलत है, ध्यान से देखना, आज तुम्हें एक बचपन की चीज याद दिलाती हूँ, नंबर लाइन पे खेलना। -1 से +4 जा रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ओहो ये तो 5 यूनिट्स का चेंज है। तो एन फैक्टर ऑफ FeS2 हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, 3 नहीं है, 4 -1, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 + 1 5, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करा है मैंने, स्टेप में भी दिखा दिया तुम्हें नंबर लाइन पे। चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी 2, एन फैक्टर आ गया 10। एन फैक्टर ऑफ SO2 क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5 का ही है, एटॉमिसिटी 1 है, इसका एन फैक्टर आ गया 5। यहाँ पे बात करें,
यहाँ पे आयरन +2 में है, सल्फर -1 में है, यहाँ पे आयरन +3 में आएगा, ऑक्सीजन -2 में। दिख रहा है आयरन में चेंज हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, एन फैक्टर FeS2 का इस रिएक्शन में कितना है, ध्यान से देखना। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, एटॉमिसिटी 1। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड है, एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड है, इसीलिए रट्टे नहीं मारने भाई। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, उसका कितना क्या चल रहा है, उन सब चीजों पे, वो किस स्पीशीज को में फॉर्म हो रहा है, किस स्पीशीज में ऑक्सीडाइज होके बन रहा है या रिड्यूस होके बन रहा है, हर फैक्टर पे ये एन फैक्टर डिपेंड करता है। इसलिए रट्टे नहीं मारने हैं, एन फैक्टर निकालना सीखना है। एन फैक्टर ऑफ Fe2O3 कितना होगा यहाँ पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का है, एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर हो गया 2। आई होप एन फैक्टर निकालना आ गया। कोई 1 रुपए की भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम देख रहे हो मैं पूरा चैप्टर करा रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगली वीडियो में उठ के बैठ के वो बातें समझाने की। ठीक है, तो रोज वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो। और मैं तो ये भी प्रमोट करती हूँ कि ये भी बोल सकते हो कि मैम इस चैप्टर के बाद ये करा देना यार। जैसे मुझे ऑर्गेनिक में किसी ने बोला कि मैम GOC खत्म हो जाएगा ना, तो ऑर्गेनिक में इसके बाद IU पैक कंटिन्यू कराना, IU पैक में डाउट होता है। तुम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मैंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले रिडॉक्स सीख लो, फिर रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे हैंड इन हैंड चल जाएंगे। तो इसीलिए कोई दिक्कत हो खुल के बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है, रोज वीडियो रिकॉर्ड होनी होती है। मुझे आता है, तुम्हें सीखना है, तो यूज द अपॉर्चुनिटी। रिडॉक्स रिएक्शंस कुछ तरह के पढ़ोगे तुम, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स्ड, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। मैं रट्टे वाली बात नहीं कर रही जो NCERT के थ्रू तुम रिएक्शंस रट लेते हो। हम इनके अकॉर्डिंग सीखेंगे कि एन फैक्टर इन पर्टिकुलर रिएक्शंस का कैसे निकाला जाता है, और फिर उनको यूज करके बैलेंसिंग कैसे करते हैं, या कभी टाइट्रेशन के क्वेश्चन टफ वाले कैसे किए जाते हैं। सिंपल रिडॉक्स नॉर्मल गेम है, नॉर्मल गेम। नॉर्मल गेम मतलब, नॉर्मल गेम मतलब एक चीज ऑक्सीडाइज होगी एंड दूसरी चीज रिड्यूस होगी, बिल्कुल नॉर्मल। एक चीज ऑक्सीडाइज होगी एंड दूसरी चीज रिड्यूस होगी। ठीक है, कंपाउंड या मिक्स रिडॉक्स का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। एक ही कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड के दोनों एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स, दो की बात कर रहा होगा वो, ये नहीं बोल रही मैं कि उस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स है, मैं बोल रही हूँ एक कंपाउंड में दो एलिमेंट्स होंगे, जो दोनों एलिमेंट्स या तो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस, या तो दोनों ही एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होंगे या तो दोनों ही रिड्यूस होंगे। डीकॉम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा एंड दूसरा रिड्यूस। इन दोनों की लैंग्वेज दोबारा पढ़ लो एक बार। और लास्ट टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूं, चारों चीजों को दोबारा पढ़ो, क्योंकि मैं इनको समझाने वाली हूं अभी एग्जाम्पल्स के साथ। अगेन हाफ रिएक्शन लूंगी, मेरे को बस बात समझानी है, आराम से पढ़ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है लैंग्वेज में, ठीक है। फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है लैंग्वेज में, एंड ऑल्सो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है लैंग्वेज में। आई होप पढ़ लिया। शुरू कर रही हूं मैं। जैसे सिंपल रिडॉक्स की बात करूं, सिंपल रिडॉक्स क्या होता है, देखो कोई नॉर्मल रिएक्शन रिडॉक्स का ले लो, जैसे MnO4- प्लस Cl-
एसिडिक मीडियम में इसका Mn2+, इसका Cl2। मैं लिख रही हूँ अनबैलेंस्ड, कहीं तुम जज करो कि अरे उसने तो बैलेंसिंग भी नहीं सिखाई। अभी नहीं सिखा रही ना, अभी बेसिक से बता रही हूँ। रट्टे नहीं मरवाने आते मुझे, ना मैं रट्टे मारती ना मुझे शौक है बोलने का कि अरे रट लो हो जाएगा। सुनो, इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट फटफट कैलकुलेट करो। इसकी +7 होगी, इसकी -2, इसकी -1, इसकी +2, इसकी 0 एलिमेंटल स्टेट में। क्लोराइड में मतलब क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, -1 से 0 जा रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये +7 से +2 जा रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब एक चीज रिड्यूस हो रही है और दूसरी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। आमने सामने आए दो अलग लोग, एक चीज रिड्यूस हुई एक चीज ऑक्सीडाइज हुई। ठीक, तो मुझे यहाँ पे सोच के बताओ इसमें रिडक्टेंट कौन है और ऑक्सीडेंट कौन है। चलो ये भी रिकॉल करा दूं तुम्हारा। इसमें रिडक्टेंट कौन है एंड ऑक्सीडेंट कौन है? Who do you think is the reductant? Who do you think is the oxidant? जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो रिडक्टेंट, जो चीज खुद रिड्यूस हो रही है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी तो वो ऑक्सीडेंट। ठीक, ये है सिंपल रिडॉक्स का एग्जांपल। अब समझते हैं कंपाउंड या मिक्स्ड रिडॉक्स का मतलब क्या था मेरा। कंपाउंड या मिक्स्ड रिडॉक्स का मतलब क्या था, तो यहां पे मैंने लिखा था एक कंपाउंड जिसमें दोनों एलिमेंट्स या तो दोनों ही ऑक्सीडाइज होंगे या तो दोनों ही रिड्यूस होंगे। जैसे FeS2 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं फिर से लिख रही हूँ अनबैलेंस्ड क्योंकि मुझे बात समझानी है। और मैंने ये भी नहीं लिखा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने लिखा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि मेरे को बात जो समझानी है वो सुनो। आयरन यहाँ पे +2 में है, सल्फर -1 में है। आयरन यहाँ +3 में है, सल्फर यहाँ +4 में है। तो देखिए एक कंपाउंड, प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि बातें समझनी ज्यादा जरूरी होती हैं। एक कंपाउंड है, इसके दोनों ही एलिमेंट्स को देखना। आयरन +2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है। सल्फर -1 से +4 जाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव साइड पे ही बढ़ रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑफ कोर्स ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये खुद रिड्यूस हो रहा होगा, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग जिसको हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं तुम्हें ये बता रही थी कि इसमें देखो दोनों ही एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऐसे वाले को कंपाउंड या मिक्स्ड कहते हैं। ठीक, ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल समझा रही हूँ, अभी एन फैक्टर निकालना समझाऊंगी सबका। डीकम्पोजिशन रिडॉक्स मतलब कोई चीज डीकम्पोज हो रही है और उसी जर्नी में रिडॉक्स भी हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। ठीक, शक्ल देखो ध्यान से। फॉस्फोरस +5 में है, क्लोरीन -1 में। फॉस्फोरस +3 में, क्लोरीन -1 में, क्लोरीन 0 में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम निकाल सकते हो, सिखा दिया तुम्हें। +5 से कोई चीज +3 में जा रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है रिड्यूस हो रही है। मैम +5 से +3 जा रही है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मतलब ये रिड्यूस हो रही है। क्लोरीन -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। -1 से 0 जा रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक ही अरे फ्लो खराब हो जाता है। एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, डिकम्पोजिशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप के रिडॉक्स में क्या होता है, चलो भाई सीखना। हाँ, ये रिएक्शन देख चुके हो तुम लास्ट वीडियो में। भाई मैं अनबैलेंस्ड लिख रही हूँ, जज जुज ना करना, आती है मुझे बैलेंसिंग।
ठीक है, बात समझानी है मुझे। ऑक्सीजन -1 में है, इसमें ऑक्सीजन निकालोगे -2 में है, यहाँ 0 में है। -1 से -2 कोई चीज़ जाती है तो रिड्यूस हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है। -1 से 0 जा रही है, लेस नेगेटिव हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक, तो एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स हैं और अब हम इन सब में एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। सिंपल रिडॉक्स में तो नॉर्मल तरीके से एन फैक्टर आएगा, जैसे अभी सिखाया है। एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। ठीक, एन फैक्टर एक जुगाड़ है, मैंने अभी बोला है, मनगढ़ंत कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पर फिर हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई हमारी जिंदगी बहुत आसान करता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तगड़े तरीके से हमारी लाइफ को ये आसान करता है। ठीक, एन फैक्टर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो हाइपोथेटिकल है, रिएक्शन बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है, ये हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए है, और ये रिएक्शन बेस्ड है। अलग अलग रिएक्शन में सेम इंसान का एन फैक्टर अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस रिएक्शन में वो क्या कर रहा है। ठीक, ये जो एन फैक्टर है जिसकी बात होती है उसका एन फैक्टर निकालना चाहिए, तभी बैलेंसिंग सही होगी, वरना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी गड़बड़ होएगी ही होएगी। आते हैं कंपाउंड या मिक्स्ड रिडॉक्स में। यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एन फैक्टर निकाला जाता है n1 + n2 करके। मतलब दो चीजें जो ऑक्सीडाइज हो रही है और रिड्यूस, दोनों के साथ सेम चीज होगी ना, और रिड्यूस, वो जो दो चीजें हैं उनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। भाई बहुत जरूरी चीज है ये टाइट्रेशन के लिए, उनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर इंडिविजुअल एन फैक्टर्स निकालो, और जब इंडिविजुअल एन फैक्टर्स आ जाएं तो उन एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 को ऐड करो, तो एन फैक्टर टोटल ऑफ द कंपाउंड आंखों के सामने आ जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे FeS2 की बात करें तो एन फैक्टर 1 जो आयरन का मैं निकालूंगी वो क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से +3 जा रहा है, चेंज 1 का। बेटा जिसकी बात उसका इन फैक्टर, मेरे को इसका इन फैक्टर चाहिए, इसका नहीं चाहिए, तो मैं एटॉमिसिटी 2 नहीं लूंगी आयरन की, मैं एटॉमिसिटी 1 लूंगी, एक ही आयरन है, तो एन फैक्टर 1 आ गया। NF2 कितना होगा यहाँ पे? सल्फर का -1 से +4 जा रहा है। हाँ जी, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लीज भगवान के लिए 3 मत बोलना, अभी सिखाया भाई नंबर लाइन पे बच्चों की तरह। एन फैक्टर कितना आएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी बात हो रही है उसमें एटॉमिसिटी देखो 2, एन फैक्टर टोटल फॉर FeS2 आ जाएगा कितना? 1 + 10 11। तो ये रिएक्शन में, कंपाउंड में ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है? एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज, एक एलिमेंट रिड्यूस। यहाँ पे एन फैक्टर होता है एन फैक्टर रिड्यूस्ड का जो। क्यों मैम ऑक्सीडाइज का क्यों नहीं? मेरे पास रीजन है यार, मैं तो बता ही रही हूँ रीजन, सुनो क्या होता है, कैसे होता है। निकाल लो तुम एन फैक्टर ऑक्सीडाइज का भी, समझना मेरी बात, समझना बहुत जरूरी है, पर मूल होता है। अगर मैं रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है फॉस्फोरस, मैं फॉस्फोरस के अकॉर्डिंग एन फैक्टर निकालूं तो कितना आएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैम मुझे 2 का दिख रहा है, एटॉमिसिटी 1 है, ठीक है। ऑक्सीडाइज के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं, वैसे तो ये एन फैक्टर ऑक्सीडाइज के इक्वल ही होगा। ऑक्सीडाइज का तुम पता क्या गलती करोगे, मैं इसलिए मना कर रही हूँ, -1। देखो एक चीज जितनी रिड्यूस हो रही है उतना ही दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होगी। मतलब अगर एक बंदा 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है तो सामने वाला 2 ही एक्सेप्ट करेगा ना, 15 तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो इसलिए अगर मैं एन फैक्टर ऑक्सीडाइज का निकालूं, अगर, तो ये देखो -1 से 0 जा रहा है तो चेंज 1 का, और तुम कहोगे 5 क्लोरीन है, 5 के 5 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो एन फैक्टर 5 आएगा। नहीं, मैं तुम्हें 2 ला के दिखाती हूँ, बात समझना क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में 5 क्लोरीन है, दिखे?
इन 5 में से 2 ऑक्सीडाइज हुए, 3 नहीं हुए। देखा, पूरी बातें समझा रही हूं मैं। इन 5 में से 3 क्लोरीन तो अभी भी -1 में है, 2 ही तो हैं जो जाबाज सिपाही ऑक्सीडाइज होके 0 में आ गए। तो एक्चुअली 2 ही ऑक्सीडाइज हुए। देयरफॉर एन फैक्टर ऑक्सीडाइज वाला क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू 2 ही ऑक्सीडाइज हुए। इसीलिए मैं बोल रही हूं ऑक्सीडाइज्ड वाला लेना ही मत, क्योंकि इतना सोच ही नहीं पाओगे यार, इतने में तो फंस जाओगे फिर। तो इससे अच्छा सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस करना। ऑक्सीडाइज का भी इतना ही होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन में एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, मतलब इंडिविजुअल निकाले, ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ये वाला पार्ट देख रही हूँ बेटा, रिड्यूस्ड वाला, चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। NF2 कितना है, -1 से 0 जा रहा है, चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 2 है, तो ओवरऑल एन फैक्टर आएगा ऐसे। तो एन फैक्टर आ गया 1, रेसिप्रोकेट करके टोटल एन फैक्टर कंपाउंड का आ गया। क्या एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड है, बिल्कुल है, याद रखना। दोबारा बता देती हूँ, फंसना मत, क्योंकि आगे टाइट्रेशन में ये बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज ध्यान से सुन लो। रिडॉक्स रिएक्शन जो तुम टाइट्रेशंस में देखोगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, सिंपल रिडॉक्स, कंपाउंड रिडॉक्स, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। रिडॉक्स के लिए करा रही हूँ ये सब, जो टाइट्रेशंस होती है उसके लिए एन फैक्टर आना बहुत जरूरी है। टाइट्रेशंस के लिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मक्खन की तरह, ठीक। सिंपल में तो नॉर्मल चलेगा इनटू एटॉमिसिटी। कंपाउंड का मतलब होता है दोनों लोग की जगह एलिमेंट्स लिख देती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, दोनों एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे या दोनों ही रिड्यूस होंगे, जो होगा दोनों के साथ होगा। एन फैक्टर टोटल कंपाउंड का आता है NF1 प्लस NF2। डीकॉम्पोजिशन की बात करूं तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा एंड एक एलिमेंट रिड्यूस होगा, एक ही कंपाउंड का, और एन फैक्टर इज इक्वल टू एन फैक्टर रिड्यूस वाला लेके चलेंगे ताकि गलती ना हो। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है, तो 1 अपॉन एन फैक्टर इज 1 अपॉन NF1 प्लस 1 अपॉन NF2 करके एन फैक्टर आ जाएगा। अब आते हैं बैलेंसिंग पे। तो मैम बैलेंसिंग में ये काम आएगा, यार मैं बैलेंसिंग कराऊंगी वो वाला तरीका जिसमें गलती हो ही ना, ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पर ये जो मैंने एन फैक्टर की बात करी है, ये बहुत जरूरी बात है जब मुझे तुम्हें टाइट्रेशंस कराने, और टाइट्रेशन के बहुत सवाल आते हैं, और मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि किन सवालों में कैसी गलतियां एक्सपेक्ट की जाती है। चाहे तुम IIT के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम CBSE के लिए पढ़ रहे हो, या चाहे तुम केमिस्ट्री टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक इतना बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने इतने जगहों पे पूछते हुए देखा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए एन फैक्टर की कहानी आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बैलेंसिंग कैसे होती है रिडॉक्स रिएक्शंस की। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जो भी ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, ये 3 मीडियम्स में होते हैं। 3 मीडियम्स ही पढ़ोगे तुम। क्या क्या मीडियम्स पढ़ोगे, या तो एसिडिक मीडियम पढ़ोगे चीज़ों में, या तो बेसिक मीडियम में रिडॉक्स की बैलेंसिंग पढ़ोगे, या फिर स्ट्रॉन्गली बेसिक में पढ़ोगे, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन या स्ट्रॉन्गली बेसिक, ऐसा सा आता है। अब ये मीडियम्स दिखाएंगे भी वो किसके लिए, दिखाएंगे भी वो KMnO4 के लिए। तुम्हें क्या लगता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
ये ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। जो भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तुम सोचो, तुम्हें क्या लगता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन में सामने क्या है। क्या लगता है भैया? हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, दोनों। KMnO4 ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम आपको कैसे पता चला? लास्ट वीडियो में तुम्हें भी पता चल चुका था। KMnO4 में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंगनीज होता क्या है भाई? मैंगनीज होता है आर्गन 3d5 4s2, 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 7 के 7 उड़ चुके हैं। क्या ये 8वां इलेक्ट्रॉन दे सकता है? देगा ही नहीं। अगर ये 8वां इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे सकता मेरे भाई, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है। मैंगनीज फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है। अब मैंगनीज की किस्मत में सिर्फ रिड्यूस होना लिखा है। वो जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता था वो दे चुका है, अब नहीं दे सकता वो और इलेक्ट्रॉन्स, तो अब वो रिड्यूस ही होगा। और अगर कोई चीज अब रिड्यूस ही होएगी तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी, और इसीलिए ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ये अलग अलग तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है खुद रिड्यूस होके। KMnO4 खुद रिड्यूस होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होके अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। जैसे एसिडिक मीडियम में ये परमैंगनेट आयन Mn2+ बनाता है। एल्केलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम वो लिख के देगा। एल्केलाइन या न्यूट्रल मीडियम में ये MnO4- MnO2 बनाता है, और स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन मीडियम में यही MnO4- MnO4 2- आयन बनाता है। फर्क क्या हुआ? क्यों बता रही हूं मैं ये मीडियम की बात? कि एन फैक्टर यहां पे देखो, इसके अकॉर्डिंग +7 से +2 जा रहा है, चेंज है 5 का, एटॉमिसिटी है 1। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बेटा एन फैक्टर ऑफ KMnO4 हो जाएगा 5 इन एसिडिक मीडियम। इन द नेक्स्ट वन अगर मैं दिखाऊं, यहां पे मैंगनीज है +7 में, यहां पे +4 में आएगा, +7 से +4 जा रहा है। एन फैक्टर यहाँ कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का, एटॉमिसिटी 1 3। तो ध्यान से देखना, जब मैं न्यूट्रल या एल्केलाइन मीडियम की बात कर रही हूं तो इसका एन फैक्टर 3 है, 5 नहीं है। एन फैक्टर इज रिएक्शन बेस्ड। आखिरी केस में देखो ध्यान से, आखिरी केस में यहाँ मैंगनीज +7 में है, यहाँ मैंगनीज +6 में आएगा। तो इसका एन फैक्टर यहाँ कितना हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी, एन फैक्टर हुआ 1। तो ध्यान से देखिएगा, इन इन स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन मीडियम इसका एन फैक्टर 1 है। तो सेम चीज अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एन फैक्टर दिखा रही है। तो वो जब भी तुम्हें KMnO4 की बात करेगा ना, तो वो तुम्हें मीडियम जरूर लिख के देगा, ताकि तुम्हें ये गैस करवा पाए कि तू खुद सोच। मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, तू खुद सोच हर रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हर रिएक्शन में KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा। तो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? वो तो वैसे मैं तुम्हें याद करवा ही दूंगी, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि तुम्हें ये तक याद हो जाएगा कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या प्रोडक्ट देता है, खुद रिड्यूस होता है तो। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में क्या देता है, और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट्स देता है। क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, इसी वजह से हर रिएक्शन में उसका एन फैक्टर अलग है। अब वो KMnO4 की बात करेगा, और KMnO4 के अलावा वो एक और ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग तुमसे बैलेंसिंग कराएगा। वो एक और ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पर इसकी अच्छी बात यह है कि ये जो डाइक्रोमेट आयन ना,
ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन दिखाता है। एसिडिक मीडियम में ये खुद रिड्यूस होके क्रोमियम आयन Cr3+ बनाता है। तो यहाँ ये +6 में है, यहाँ ये +3 में जा रहा है। इन फैक्टर हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। तो इन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में 6 ही रहेगा, और वो यही पूछने वाला है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है? इससे रिलेटेड ये सवाल आ सकता है, एक सेकेंड, कि ये जो K2Cr2O7 होता है ना, ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये जो क्रोमियम आयन होती है ये ग्रीन कलर की होती है। तो जब भी K2Cr2O7 reacts with what? With a reducing agent, खुद रिड्यूस हो रहा है ना, तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट किया होगा जिसने इसको रिड्यूस करवाया होगा। When K2Cr2O7 reacts with the reducing agent in acidic medium, तो color of solution changes from orange to green, orange to green। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं अब बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग में दो मेथड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही करवाती हूँ हमेशा, क्योंकि भाई इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तुमने कौन सा लिख लिख के दिखाना है उसको, तुमने तो आंसर निकालना है, तुम्हें तो बात समझ आनी चाहिए, और ये गलत नहीं होता है। वो इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल मीडियम जो भी लिख के दे वो लिख के देगा। अब बैलेंसिंग करनी कैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन की, कुछ स्टेप्स हैं। ठीक, पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे एसिडिक मीडियम में स्टेप्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक मीडियम में करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे दोनों मीडियम के। तो तुम ये वाली वीडियो देखोगे, तुम इस वीडियो से एन फैक्टर अच्छे से सीख चुके होगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में टाइट्रेशन की बातें भी करेंगे। तो अब तुम एन फैक्टर सीख चुके हो, तुम ये सीख चुके हो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कैसे करना है, तुम खुद से प्रैक्टिस कर चुके होगे, थोड़ी सी देख देख के नोट्स तो बनाओगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग बात करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आ जाओ जी। स्टेप 1 स्टेप्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे ताकि कभी गलती ना हो। स्टेप 1 है कि उसने तुम्हें जो भी इक्वेशन लिख के दी है, उसने तुम्हें जो भी इक्वेशन लिख के दी है उसको पहले तुम स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। समझाऊंगी इस बात का मतलब क्या। स्टेप 2, एक बार स्केलेटल आयनिक इक्वेशन बना दी, फिगर आउट करो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलना, ठीक है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक, और इस फिगरिंग आउट में 2 हाफ रिएक्शंस लिखना। स्टेप 3 फिगर आउट कर लिया, मुबारक हो। अब लिखोगे तुम 2 हाफ रिएक्शंस अलग अलग। एक साइड पे लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक साइड पे लिखोगे बेटा जी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये भी कर लिया। क्या क्या कर लिया? स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है वो मैं बताऊंगी। फिगर आउट करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिएक्शन लिखो, जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिएक्शन लिखो। मतलब जो भी तुम्हें रिएक्शन दिया है उसको 2 भाग में तोड़ दो। स्टेप 4 बैलेंस, ध्यान से देखना, बैलेंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। मेरी हैंडराइटिंग के बारे में जो बकवास करेगा ना उसको मैं ये बोल दूंगी, मैं साथ साथ इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे भी पता है कि मेरी हैंडराइटिंग में इशू है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें अपना मेल आईडी दे दूंगी,
उस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर लेना, फिर मेरे को कर्सिव राइटिंग की नोटबुक बुक जो होती है वो भेज देना। मैं सीख लूंगी कर्सिव राइटिंग, मैं बचपन से ऐसी लिखती हूँ, मैं ऐसे ही लिख पाऊंगी, इसीलिए मैं साथ साथ बोल देती हूँ, क्योंकि बाई चांस मैं टीचर भी बन गई तो टेक्निकली एक फीमेल टीचर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट बात समझानी आनी चाहिए। ठीक। बैलेंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ए मैम इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे स्टेप्स? तुम लिख लेना, तुम्हारे 6 पेन से, मुझे बात सिखानी है। ऑक्सीजन बैलेंस करो क्या करके? H2O लगा के। एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो फिर तुम्हें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम पढ़ा रही हूं, H+ यूज करके इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम दिखाऊंगी ये चीज। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एट द 2 हाफ रिएक्शंस, बात खत्म। अगर तुम्हारा रोना निकल रहा है कि अबे 8 स्टेप, ओ शिट, ओ माय गॉड यार, आई हेट केमिस्ट्री, तो रुक जाओ। अभी जब इसको करने लगेंगे ना तो ऐसे हाथों हाथ होने लगेगा, तुम्हें ये सब रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मसल मेमोरी में होगा ये। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अपना दिमाग और अपने हाथ इतने सही कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ना, बातें समझ आने लग जाती है। बस खुद को क्या क्या बोलना है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अपने आप हाथ चलेंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें एक इक्वेशन लिख के दी है और मैंने तुम्हें बोला एक काम कर, इसको बैलेंस कर दे। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कौन से मीडियम में हो रहा है ये चीज। अब देखो, मैंने बोला तो नहीं एसिडिक, मैंने बोला इस इक्वेशन को बैलेंस कर दे। तुमने बोला भाई मुझे H+ दिख रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम का खेल है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम का खेल है। करेक्ट? ठीक है। इससे मैम स्केलेटल हाफ इक्वेशन में कैसे आना है? स्टेप 1 था स्केलेटल हाफ इक्वेशन। देखो, जिनके साथ छेड़खानी हो रही है, मतलब जो लोग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, उनको इक्वेशन में रखना है। जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है उनको अभी उड़ा देना है। इसको होता है स्केलेटल आयन इक्वेशन में कन्वर्ट करना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिनके साथ छेड़खानी हो रही है, जिनके साथ कुछ हो रहा है, उनको इक्वेशन में रखेंगे। जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है उनको उड़ा देंगे। मतलब H+ और H2O का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉपर +1 से +2 जा रहा है, मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये भाई साहब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि ये भाई साहब रिड्यूस हो रहे हैं। तो मेरे को लगा H+ और H2O का कोई रोल नहीं है, तो मैंने स्केलेटल हाफ इक्वेशन लिख दी। क्या है मेरी स्केलेटल हाफ इक्वेशन? Cu+। जिनके साथ कुछ छेड़खानी हो रही है वो उनको रखो, बाकी सबको उड़ाओ यार, उनकी क्या जरूरत है। ये आ गई मेरी स्केलेटल हाफ इक्वेशन। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। तो +1 से +2 जो जा रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भाई साहब हो रहे हैं रिड्यूस। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे को ना क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? क्या कहता है तुम्हारा दिल? जो चीज +1 से +2 जा रही है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, जो ऑक्सीडाइज हो रही है वो सामने वाले को रिड्यूस करेगी, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो चीज +7 से +2 जा रही है वो खुद रिड्यूस हो रही है, जो खुद रिड्यूस हो रही है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने हैं। पेज क्यों नहीं पलटता अब एकदम से? कोई नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, क्या हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कॉपर+ से copper2+। रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4- से Mn2+। अच्छा, ये भी आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है उन एटम्स को बैलेंस करना जिनके साथ छेड़खानी हो रही है, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं।
तो यहाँ पे वो एटम कॉपर है। भाई कॉपर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, मैम बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। मैंगनीज यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। चलो एक स्टेप खत्म हो गया। अब वो एटम्स तो बैलेंस्ड है। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी में। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देखो, इसमें ऑक्सीजन है क्या? जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या बैलेंस करना? कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, राइट हैंड साइड पे 0 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे, राइट। अब मुझे इसका मतलब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन आएगा कैसे? पानी डालने से। एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 4 पानी ऐड करने पड़ेंगे। MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4 पानी। चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप है अब हाइड्रोजन बैलेंस करो H प्लस डाल के। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन बैलेंस करो H प्लस डाल के। तो यहाँ तो कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। इसको बोलो तू बता भाई, तो उसने बताया यहाँ पे है 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 0 हाइड्रोजन। LHS RHS ही तो बैलेंस करना है। तो अब मुझे यहाँ पे 8 H प्लस डालना पड़ेगा। MnO4 माइनस प्लस 8 H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। चलो जी, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना। चार्ज देख के होएगा वो। यहाँ पे +1 चार्ज है टोटल, यहाँ पे +2 चार्ज है। मैं क्या डालूंगी इसमें? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। मुझे ये दोनों चार्जेस बैलेंस करने हैं। नेगेटिव चीज कहाँ डालेंगे? जहां ज्यादा चार्ज है, ताकि वो रिड्यूस हो जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे? एक। Cu प्लस गिव्स टू यू Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, देखो +1, और यहाँ भी नेट चार्ज आ गया +2 -1 +1। ठीक है जी। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, ये है जी -1 चार्ज, ये है जी 8 × +1 +8, तो यहाँ टोटल चार्ज है +7। यहाँ है जी +2 चार्ज, और ये है न्यूट्रल। ठीक है, +7 +2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होंगे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैम एक तरफ +7 है, एक तरफ +2 है, दोनों तरफ +2 करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो भाई, दोनों तरफ चार्ज +2 हो जाएगा। हो गए इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। अब क्या करें? अब जब हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं कभी भी, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस वाली इक्वेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, मेरे को इलेक्ट्रॉन कैंसिल भी करने हैं, तो मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को वापस ऐड कर दो। जब तुमने वापस ऐड किया, मेरा पेज क्यों नहीं पलट रहा, तो कॉपर वाली इक्वेशन क्या थी? 5 Cu प्लस गिव्स 5 Cu2 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाली इक्वेशन क्या थी? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ऐड करें इनको, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो MnO4 माइनस प्लस 5Cu प्लस प्लस 8H प्लस gives Mn2 प्लस प्लस 5Cu2 प्लस प्लस 4H2O। तुम्हें याद है तुमने शुरू में ये दोनों काट दिए थे, H प्लस H2O आ गए खुद से, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चीजें खुद से बाद में आ जाती हैं अपने आप। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं इसको, एक और अभी करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में एसिडिक मीडियम के कुछ और बैलेंसिंग करेंगे, थोड़ी टफ थोड़ी हाई लेवल चलेंगे, और बेसिक मीडियम की करेंगे। समझो मेरी बात, क्या बात हुई हमारी? हमारी ये बात हुई कि स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था उन लोगों को रखना जिनके साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, बाकी जिनके साथ कुछ हो नहीं रहा रेडॉक्स रिएक्शन में, उनको उड़ा देना। इसको बोलते हैं स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। वो कर लिया। फिर आइडेंटिफाई करना था ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा हो रहा है, रिडक्शन कौन सा हो रहा है। उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकलने के बाद पहले उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनके साथ छेड़खानी हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर बैलेंस था, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में
मैंगनीज बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं पानी डाल के, वो किया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H प्लस डाल के, वो किया। फिर ओवरऑल LHS RHS का चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स डाल के, वो किया। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन सामने आ जाएगी। इसको कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक और ट्राई करते हैं अभी, ताकि थोड़ा सीख जाओ, खुद के हाथ चलने लग जाए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और तगड़े तरीके से और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये इक्वेशन है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में ना और तगड़े तरीके से इक्वेशंस लिख के दूंगी, ताकि तुम उसको आयनिक स्केलेटल आयन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सको। पहले इसकी शक्ल देखो, यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, +2 में है, +1 में है, +3 में है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब देखो H + H2O के साथ कुछ नहीं हो रहा है, H ++1 से +1 ही रह रहा है, इनको उड़ा दिया। स्केलेटल आयनिक इक्वेशन Cr2O7 2- प्लस Fe2+ गिव्स Fe3+, ओहो Cr3+ लिखना भूल गई भाई, प्लस Cr3+। ठीक, ये है मेरी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। ये +6 से +3 जा रहा है, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है। +2 से +3 जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आइडेंटिफाई कर ली, अलग अलग करके लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी कहीं भी लिख दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Fe2+ से Fe3+। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जब सीख लोगे ना तो मैं ऐसे, जैसे स्टेप लिख रही थी, मैं ऐसे लिखना भी बंद कर दूंगी, मैं एक ही स्टेप में सब कुछ करके दिखा दूंगी, तुम्हें भी वैसी आदत हो जाएगी। अभी तो सीख रहे हो, इसलिए मैं अलग अलग स्टेप्स में लिख के दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम वो वाला एटम बैलेंस करेंगे जिसके साथ छेड़खानी हो रही है। जैसे यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ हम पहले ही 2 लेते हैं। आयरन 1 है, 1 है, कुछ नहीं बैलेंस करना। उसके बाद बैलेंस होता है ऑक्सीजन LHS RHS में, तो यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, कुछ बैलेंस नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 0 ऑक्सीजन है, तो कितना पानी ऐड करें? 7 ऑक्सीजन के लिए 7 पानी, और कहाँ? राइट हैंड साइड पे +7H2। चलो अभी नया नया सीख रहे हो तो पूरी इक्वेशन लिख देती हूँ। Cr2O7 2- gives 2Cr3+ 7H2O। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद बैलेंस होता है हाइड्रोजन। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, हाइड्रोजन ही नहीं है, कहाँ से बैलेंस करूँ? यहाँ पे LHS में 0 हाइड्रोजन, RHS में 7 2s are 14 हाइड्रोजन, तो मुझे LHS में 14 हाइड्रोजन चाहिए, तो 14H+ की फॉर्म में ही आ सकता है वो। तो Cr2O7 2- प्लस 14H+ गिव्स 2Cr3++ 7H2O। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करते हैं हम चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके। मतलब यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है। कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और कितने? यार यहाँ पे ऐड होगा और 1, ताकि दोनों तरफ चार्ज +2 हो जाए। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज देखो, -2 + 14 = +12, -2 + 14 = +12 +6, तो +12 + 6, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और कितने? कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे या? करेक्ट, यहाँ तक आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको ऐड कर दो। पता नहीं मेरा पेज क्यों नहीं पलट रहा यार, बदतमीज कहीं का। तो 6Fe2+ गिव्स 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्या थी? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन वाली, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr3+ प्लस 7H2O। बैलेंस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, जो हमें चाहिए भी था।
और हमारी फाइनल इक्वेशन हमारी आंखों के सामने आ चुकी है। ठीक है, डन। ठीक है, एक इक्वेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ, करके रखने की कोशिश करना। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं तो करानी है यार, इससे टफ टफ भी करानी है। अभी एसिडिक मीडियम शुरू हुआ है, ऐसे सोचो। बस तुम्हें सिखाया है कि ये है, जा समझ के खुद से इतना करके आ जा, ये समझाने के लिए किया आज। बस इन फैक्टर सिखाया, अभी बस बेस तैयार किया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखना भाई, एसिडिक के इतने क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है सब कर लेंगे, सब कुछ। और फिर आ जाएंगे टाइट्रेशन पे। और टाइट्रेशन में मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि जब हम सब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ना टाइट्रेशन के, उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा रिडॉक्स में, एक क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला खुद से ट्राई करना, ये वाला सवाल, और इसको बैलेंस करके रखना, फिर हम बात करेंगे आगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। प्लीज कमेंट कर देना, प्लीज शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर दो यार। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पागल हो क्या, सब्सक्राइब करो, कर दिया तो कराओ लोगों से। बाय।